राम राम आप सभी एस्पिरेंट्स को। वेलकम टू लेक्चर सेकेंड ऑफ यूनिट 3 दैट इज़ ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। कल के हमारे लेक्चर में हम लोगों का टॉपिक चालू था सॉइल रिसोर्सेज ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इस टॉपिक में एक दो चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी, जैसे कि सॉइल इरोजन, सॉइल की इम्पोर्टेंस के बारे में। और नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक वो है टाइप्स ऑफ सॉइल। तो जो ICAR है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इन्होंने सॉइल को अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है एलुवियल सॉइल, सेकंड ब्लैक सॉइल। पहले इनके नाम जान लेते हैं, उसके बाद डिटेल्स में पढ़ेंगे जितने इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं उनके बारे में। थर्ड है रेड सॉइल, फोर्थ है लेटेराइट एंड लेटेरिटिक सॉइल, फिफ्थ है एरिड सॉइल एंड डेजर्ट सॉइल, सिक्स्थ है सलाइन एंड अल्कलाइन सॉइल, सेवेंथ है फॉरेस्ट सॉइल, एट्थ है पिटी एंड अदर ऑर्गेनिक सॉइल। तो इसमें से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में हम लोग डिटेल में जान लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है इसमें एलुवियल सॉइल। ये हमारे देश का ऑलमोस्ट 40% ऑफ लैंड एरिया कवर करती है, जो कि एंटायर नॉर्दर्न एरिया है। यूपी बिहार का, गंगा के प्लेन्स का, जनरली वहाँ पे एलुवियल सॉइल ही पाई जाती है और ये काफ़ी फर्टाइल होती है। इसलिए आपने देखा होगा कि यूपी बिहार में या गंगा के किनारे जो उसका प्लेन है वहाँ पे अच्छे अच्छे उपज होती है। ब्रॉड डाउन, नेक्स्ट पॉइंट इसमें है ब्रॉड डाउन एंड डिपॉजिटेड बाय सतलज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। ये सॉइल जो है गंगा अपनी कोर्स से, ब्रह्मपुत्र अपनी कोर्स से और सतलज भी अपनी कोर्स से अपने साथ साथ लेके आती है और डिपॉजिट होते जाते हैं ये अलग अलग प्लेस पर। तो मोस्टली नॉर्दर्न प्लेन्स में ये पाई जाती है और ये किसके थ्रू आती है? इन रिवर्स के थ्रू और इनके ट्रिब्यूटरीज के थ्रू। और ये जनरली कहाँ पाई जाती है? कॉमनली सीन इन डेल्टास ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। तो ये थोड़ा सदर्न पार्ट में हो गया, तो इनके डेल्टाज में भी ये पाई जाती है। इसमें क्या क्या चीज़ें उग सकती है ये हम देखते हैं कि एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें सीरियल्स, कॉटन के लिए अच्छी होती है ये, ऑयल सीड्स, शुगर केन और जूट के लिए अच्छी होती है। मेनली इसमें सीरियल्स काफ़ी अच्छे होते हैं। तो यहाँ पर अलुवियल सॉइल का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं ब्लैक सॉइल के ऊपर। सेकंड हमारा है ब्लैक सॉइल। हमारे मध्य प्रदेश में मिक्स टाइप ऑफ सॉइल्स पाई जाती है। ये सारी टाइप मध्य प्रदेश में भी हम देखेंगे। और ब्लैक सॉइल को ऑल्सो नोन एज रेगुर सॉइल। इस पर काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं कि रेगुर सॉइल कौन से सॉइल का नाम है, तो आप आंसर देंगे ब्लैक सॉइल। और इसे कॉटन सॉइल भी कहते हैं क्योंकि इसमें कॉटन सबसे अच्छे तरीके से और सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका जो ओरिजिन है वोल्केनिक टाइप का है। इसका ओरिजिन ऑफ डेक्कन ट्रैप, बसॉल्ट रीजन में, डेक्कन ट्रैप या बसॉल्ट रीजन में पाई जाती है। और किससे बनी होती है? आर मेड अप ऑफ लावा फ्लोज। खूब सालों पहले लावा जब फैला होगा और जब ठंडा हुआ होगा, उसके बाद कई सालों की प्रोसीजर हुई होगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द ईयर्स, तो उसके बाद ब्लैक सॉइल का निर्माण हुआ था। ये कहाँ पे पाई जाती है? मोस्टली प्लेट्यूज ऑफ महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा जो कि मध्य प्रदेश का रीजन है, और सदर्न एमपी। और रिवर्स में अगर देखा जाए तो गोदावरी और कृष्णा वैलीज में पाई जाती है। गोदावरी एंड कृष्णा
वैलीज़ में पाई जाती है। अच्छा, इसमें एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या अच्छा होता है इसमें? कॉटन, ज्वार, वीट, शुगर केन, लिंसेड, ग्राम, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो ब्लैक सॉइल का यहाँ पर होता है एंड, समझ में आ गया आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं रेड सॉइल की तरफ। ये कुछ कुछ मेजर सॉइल्स हम लोग यहाँ कवर कर रहे हैं। तो थर्ड पॉइंट है इसमें, थर्ड टाइप है रेड सॉइल। ये कैसे बनी हुई है? बाय वीदरिंग ऑफ क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक मिक्सचर ऑफ क्ले एंड सैंड। अच्छा, मेनली इसमें एक क्वेश्चन आता है कि इसका जो रेड कलर है वो कैसे होता है। तो इसका हाई कंटेंट होता है आयरन ऑक्साइड का, इसलिए जो है इसका कलर रेड होता है। ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ये थोड़ा ध्यान रखिए। हाई FeO कंटेंट। ये कहाँ जनरली डेवलप होती है? डेवलप्ड ऑन ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स। जब रॉक्स के बारे में पढ़ेंगे तब हम लोग ये सब टर्म्स देखेंगे। अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि अंडर मॉडरेट, कि एक सॉइल का ओरिजिन कैसे है, इसका कलर है वो क्यों है, और जो अलग अलग नाम है सॉइल्स के वो कौन कौन से नाम है, और एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ क्या क्या अच्छा होता है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो डेवलप ऑन ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक अंडर मॉडरेट टू हेवी रेनफॉल कंडीशंस। ये कहाँ पाई जाती है? छोटा नागपुर, छोटा नागपुर प्लेट्यू, उड़ीसा, ईस्टर्न छत्तीसगढ़, तेलंगाना, नीलगिरीज एंड तमिलनाडु प्लेट्यू, और अलोंग दी कोकण कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र। इन जगहों पे ये पाई जाती है। और इसमें अच्छे से क्या होता है वो है वीट, राइस, इसलिए आप देखेंगे कि आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना में राइस अच्छा होता है, मिलेट्स, पल्सेस। अब जाते हैं नेक्स्ट सॉइल के टाइप पे। फोर्थ टाइप की जो हमारी सॉइल है वो है लेटेराइट सॉइल। पहले इसमें देख लेते हैं कि ये बनती कैसी है। ड्यू टू लीचिंग और वेदरिंग of lateritic rocks in high temperature and heavy rainfall with alternate dry and wet periods। तो ये कंडीशन पूछी जा सकती है कि ठीक है, लेटेरिटिक रॉक से ये बनती है, इनके लीचिंग से या वेदरिंग से हाई टेम्परेचर में, लेकिन रेनफॉल इसमें कैसी लगती है। तो एक ऑप्शन ये भी आपको दिखेगा कि अल्टरनेट ड्राई एंड वेट पीरियड इसके लिए कंपलसरी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि ये कहाँ पाई जाती है। अलोंग दी एज ऑफ प्लेट्यू इन ईस्ट। इसमें आएगा तमिलनाडु, उड़ीसा, और थोड़ी थोड़ी ये स्मॉल पार्ट जो है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू में भी पाई जाती है। छोटा नागपुर प्लेट्यू, और कुछ पार्ट्स इसके मिलते हैं मेघालय में। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं कि इसमें जो है हाई कंटेंट ऑफ आयरन ऑक्साइड्स होता है, और ये पुअर होती है, इसमें कमी होती है नाइट्रोजन एंड लाइम की। अच्छा, एक पॉइंट मैं यहाँ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि सभी जो सॉइल्स है उसका एक हम कंपैरिजन वाला टेबल बनाएंगे, जो मैं मिसलेनियस नोट्स आपको जो प्रोवाइड करूँगी उसमें ये छोटे छोटे पॉइंट्स रहेंगे, जैसे हाई कंटेंट किसी सॉइल में कौन सा है, पुअर ये सॉइल कौन से इसमें है। तो वो सभी चीज़ें आपको जो मिसलेनियस नोट्स है मेरे मिसलेनियस नोट्स उसमें मिल जाएंगे।
काफ़ी चीज़ें जो ऑलरेडी अच्छे से लूसेंट में दी गई है किसी टेबल फॉर्म में, तो उसको यहाँ मैंने दोबारा से लिखा हुआ नहीं है। वैसे कि वैसे हम लूसेंट का जो टेबल है उसको एक बार रीड करेंगे, और जो अच्छे तरीके से मैंने लिखा गया है वो आपको मिसलेनियस नोट्स में मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है लेटेरिटिक सॉइल, ये अनसुटेबल फॉर एग्रीकल्चर होती है। मतलब सब्जी भाजी, कॉटन, ये सब चीज़ें इसमें ठीक से उग नहीं पाती ड्यू टू एसिडिटी एंड लेस मॉइस्चर। जनरली अच्छी फसलों के लिए मॉइस्चर की आवश्यकता ज़्यादा होती है, और इसमें वो चीज़ की कमी है, मॉइस्चर रिटेंशन कैपेबिलिटी। इसलिए एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं है। तो ये अच्छा किस लिए है? ये प्लांटेशन वाली चीज़ों के लिए अच्छी मानी जाती है, जैसे हो गया टी, कॉफ़ी, चिंकोना, कैशिव, कोकोनट, अरेका नट, ये सब चीज़ें लेटेराइट सॉइल में अच्छे से उगती है। तो अभी नेक्स्ट सॉइल पे हम लोग जाते हैं, जो कि लास्ट है, एरिड या डेजर्ट सॉइल। एरिड एंड डेजर्ट सॉइल ये कहाँ पाई जाती है? वेस्ट अरावलीज इन राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ, थोड़ा थोड़ा हिस्सा इनका हरियाणा, पंजाब और गुजरात में भी पाया जाता है। ये होती है रिच इन फॉस्फेट एंड कैल्शियम और डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड ह्यूमस। नाइट्रोजन और ह्यूमस की इनमें कमी होती है। वैसे तो ये फर्टाइल होती है, लेकिन तभी जब अच्छे से इसमें सिंचाई की जाए, फर्टाइल इफ इरिगेटेड। इसलिए गंगानगर एरिया को व्हीट बास्केट ऑफ राजस्थान कहा जाता है, क्योंकि वहाँ अच्छे से सिंचाई हो जाती है। ये एरिड सॉइल होके भी वहाँ अगर अच्छी फसल आती है, इसलिए उसे व्हीट बास्केट ऑफ राजस्थान कहा जाता है गंगानगर एरिया को। ये इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर हमारा जो टाइप्स ऑफ सॉइल है वो वाला टॉपिक होता है ख़त्म। अब हम लोग जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो पहले कुछ ऐसे ही पॉइंट्स इसमें देख लेंगे बेसिक। फर्स्ट, सिक्किम जो है वो हमारे देश की फर्स्ट फुल्ली ऑर्गेनिक स्टेट है। अभी एमपी गवर्नमेंट भी ऑर्गेनिक होने की तरफ कदम बढ़ा रही है, पर अभी काफ़ी टाइम है। तो पहली जो फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट है देश की, वो सिक्किम है। 55% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन जो है, इंडियन पॉपुलेशन, वो हमारे देश में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करती है, यानी कि खेती बाड़ी। किसी के खुद के फार्म्स हैं और काफ़ी लोग दूसरों के फार्म्स में काम करते हैं। तो 55% जो जनता है वो खेतों के कामों से अपना गुजारा करती है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग। तो सबसे पहले आता है इसमें सबसिस्टेंस फार्मिंग। ये उस तरीके की फार्मिंग को बोलते हैं जिसमें सिर्फ सर्वाइवल के लिए खेती बाड़ी की जाती है, ओनली फॉर सर्वाइवल, और इसका जो भी प्रोडक्ट्स है वो कंज्यूम्ड बाय फार्मर एंड इट्स फैमिली। सिर्फ अपने खुद के परिवार के सर्वाइवल के लिए जो फार्मिंग की जाती है उसको सबसिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। सेकंड हो गई मिक्स्ड फार्मिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड पेस्टोरल फार्मिंग। ये जनरली हमारे कंट्री में देखा जाता है, क्योंकि पेस्टोरल मतलब एनिमल्स को पालना, पशुपालन जिसे कहते हैं। तो हमारे यहाँ खेत भी होते हैं और कुछ कुछ हम लोग एनिमल्स भी पालते हैं, तो उसे मिक्स्ड फार्मिंग कहते हैं। फार्मिंग भी की जाती है, कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स भी किया जाता है, और रियरिंग ऑफ एनिमल्स भी की जाती है। रियरिंग ऑफ एनिमल्स भी इसमें कमाई का ज़रिया बन जाते हैं।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं थर्ड टाइप, झूम कल्टीवेशन या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन जिसे कहते हैं। इसका और एक नाम है जो कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में बुलाया जाता है स्लैश एंड बर्न मेथड। जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, तो इसमें जो भी प्लॉट रहता है, प्लॉट इज कल्टीवेटेड, उसमें खेती बाड़ी की जाती है फॉर फ्यू ईयर्स, और ऐसा करने से उस प्लॉट की जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और उसके बाद देन इट इज़ डेजर्टेड, मतलब उसके बाद उसको खाली कर दिया जाता है और जो फार्मर है वो दूसरी जगह पे मूव कर जाते हैं, देन इट इज़ डेजर्टेड। फोर्थ टाइप जो है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग तो नाम से ही समझ में आ रहा है, इसमें यूजेस फर्टिलाइजर्स ऑफ ऑर्गेनिक ओरिजिन। इसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं करते हैं, इसमें ऑर्गेनिक ओरिजिन के ही फर्टिलाइजर्स हम लोग यूज़ करेंगे, जैसे कि कंपोस्ट, मैन्योर, ग्रीन मैन्योर एंड बोन मिल। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के टाइप्स हो गए। और इसमें कुछ कुछ टेक्निक्स यूज़ की जाती है, उन टेक्निक्स को हम लोग जान लेते हैं, जैसे कि क्रॉप रोटेशन एंड कंपेनियन फार्मिंग। इसका मतलब ये है कि जैसे पहले 3 महीने के लिए वीट उगाई गई, उसके बाद अगर तुरंत आप क्रॉप को कल्टीवेट करके फिर से वीट लगाओगे तो इससे जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है। तो इसलिए वीट न लगाते हुए कोई और क्रॉप अगर लगाए, अदर क्रॉप, अगले 3 से 4 महीने के लिए, तो इस टाइप वाले आप फार्मिंग को क्रॉप रोटेशन बोलोगे। और कंपेनियन फार्मिंग होता है जिसे बड़े बड़े पौधों के बीच में छोटे छोटे अगर कुछ सब्जी उगाई जाए तो उसको कंपेनियन फार्मिंग कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें और एक पॉइंट है बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, मिक्स्ड क्रॉपिंग यानी कि वही 2-3 टाइप के पौधे एक साथ लगाना, एंड फॉस्टरिंग ऑफ इंसेक्ट प्रेडेटर्स आर यूज्ड। तो ये कुछ कुछ तरीके हो गए जिससे ऑर्गेनिक फार्मिंग की जाती है। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं 5th नंबर, जो कि है ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ये फर्स्ट टाइम जो है कर्नाटका में यूज़ किया गया है, फर्स्ट टाइम। इसमें नो यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और ज़ीरो इनपुट फार्मिंग होती है ये। 6th है इसमें रैंचिंग फार्मिंग। रैंच से हम लोग समझते हैं उस एरिया को, एरिया यूज्ड फॉर रैंचिंग पर्पस। आपने फॉरेन में काफ़ी सुना होगा कि रैंचर्स होते हैं जो एनिमल्स को देखते हैं, संभालते हैं, उनकी केयर करते हैं, तो वो रैंचर्स कहलाते हैं। और एनिमल्स जिस एरिया में रहते हैं उनके, उस एरिया को रैंच कहते हैं। तो ये प्रैक्टिस उतनी इंडिया में तो नहीं होती है, फिर भी एक टाइप दिया है रैंचिंग फार्मिंग। रैंच एरिया यूज्ड फॉर रैंचिंग पर्पस ऑफ रेजिंग, ग्रेजिंग लाइफ स्टॉक। कुछ एनिमल्स बस उस जगह पे रहते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। 7th हो गई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। फार्मिंग बाय agreement between farmers and buyers। यानी कि अगर मेरी कोई कंपनी है और मुझे उसमें 100 किलो के आलू लग रहे हैं डेली, तो मैं किसी फार्मर से डायरेक्टली कांटेक्ट कर लूँ कि मेरा ये जितना भी नीड है आप वो मुझे प्रोवाइड कीजिए, और हम लोग एक अग्रीमेंट में बंध जाते हैं। तो इस टाइप की फार्मिंग को कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। इसमें जो है लोकल फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी हिस्सा ले सकती है। लोकल फूड प्रोसेसिंग फर्म्स
ऑल्सो पार्टिसिपेट। इतना समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट हम लोग जाते हैं 8th पॉइंट पे, जो कि है एक्सटेंसिव फार्मिंग। इसमें क्या होता है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ लेबर होता है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल, लेकिन जगह उसके कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। लार्ज एरिया, ये जनरली फॉरेन में होता है जहाँ जगह बहुत ज़्यादा है और लेबर इसमें कम है, और इसमें फिर ये लोग मशीन्स का यूज़ करते हैं। ऐसा ही एक टाइप है इंटेंसिव, जिसमें एरिया स्मॉल होता है और उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल यूज़ किया गया हो, और इसमें मैनुअल ही लेबर होते हैं क्योंकि जगह ऑलरेडी कम है, स्मॉल एरिया और लेबर ज़्यादा, मैनुअली काम करने वाले, और कैपिटल भी ज़्यादा। 10th टाइप है प्लांटेशन फार्मिंग। इसमें पूरे लैंड पर कोई एक सिंगल क्रॉप लगाई जाती है। एग्जाम्पल रबर, शुगर केन, कॉफ़ी। जनरली साउथ इंडिया में आपने देखा होगा, कर्नाटक वगैरह में इस टाइप का प्लांटेशन फार्मिंग वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर हमारे टाइप्स हो जाते हैं ख़त्म, टाइप्स ऑफ फार्मिंग के। एक नोट यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिए। अगर पूछा जाए कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इंडिया में कौन कौन सी है, अप्रूव्ड जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम क्रॉप्स इन इंडिया, तो वो है कॉटन और सोयाबीन। तो इसमें से कॉटन जो है वो कमर्शियली कल्टीवेशन के लिए जीएम क्रॉप्स के तौर पे अप्रूव की गई है, और सोयाबीन नहीं। तो ये बात आप ध्यान रखिए। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, क्रॉप सीजन इन इंडिया। पहला है रबी, सुना ही होगा आप लोगों ने, खरीफ और रबी। सेकंड खरीफ और जैद थर्ड। तो ये तीनों का कंपैरिजन हम लोग देख लेते हैं। ये स्टार्ट होता है आफ्टर रेनी सीज़न। ये रेनी सीज़न के आते से स्टार्ट हो जाता है, ऑनसेट ऑफ द मॉनसून। और ये होता है समर सीज़न क्रॉप। इसमें सोविंग पीरियड होता है, मतलब कि बुआई होती है सितंबर अक्टूबर में, इसमें होती है जून जुलाई में, और इसमें की जाती है टिल अप्रैल मई जून। इसकी हार्वेस्टिंग यानी कि कटिंग फेब और मार्च में की जाती है। इसकी की जाती है सितंबर अक्टूबर। और एक पॉइंट ये है कि होता क्या क्या है इसमें। रबी में होता है वीट, बार्ले, पल्सेस, ऑयल सीड्स। खरीफ में होता है राइस, मेज, मिलेट्स, ग्राउंडनट्स, कॉटन, जूट। और इसमें होता है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो इसकी कटिंग क्रॉप के मैच्योर होने पे की जाती है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, इसलिए इसका कुछ फिक्स टाइम नहीं है। तो ये हम लोगों ने क्रॉप्स के सीज़न देख लिए इंडिया में कैसे होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, एक छोटा सा पॉइंट है ग्रीन रिवॉल्यूशन के ऊपर, वो भी देख लेते हैं हम लोग, ताकि कुछ भी हमसे छूटे ना। ग्रीन रिवॉल्यूशन क्यों लाया गया था? ताकि इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी हो ऑफ सीरियल्स आफ्टर 1960s, जिसके लिए क्या यूज़ करवाया गया था फार्मर्स से? फर्टिलाइजर्स, मशीन्स एंड इरिगेशन। तो ये शॉर्ट में यहाँ पर मैंने लिख लिया है ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। अभी नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो थोड़ा लेंदी है, जो कि है मिनरल्स ऑफ इंडिया। मिनरल्स ऑफ इंडिया। पहले कुछ शॉर्ट में बेसिक पॉइंट्स इसमें जान लेंगे, उसके बाद जो लूसेंट में टेबल दिया गया है वही टेबल को मैं यहाँ पर अपलोड कर दूँगी। आप लोग वो टेबल एक बार रीड कर लीजिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
और उसके अच्छे से जो नोट्स हैं वो मैं बना के आप लोगों से जो मिसलेनियस वाला पार्ट है उसमें शेयर कर दूंगी। तो ये जो अभी ज्योग्राफी के नोट्स आएंगे उसमें वो नहीं आपको मिलेगा, मिसलेनियस वाले सेक्शन में मिलेगा। तो चलिए अभी इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अभी ये मिनरल्स से रिलेटेड जितनी भी फर्म्स है उसके हेडक्वार्टर्स यहाँ पर दिए हुए हैं, वो है कोलकाता में। सेकंड है इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस, इसका हेडक्वार्टर है नागपुर में। थर्ड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, हेडक्वार्टर है देहरादून में। यहाँ जितने भी मिनरल्स से रिलेटेड है वो यहाँ दिए हुए हैं, प्लस बाकी के रिसर्च सेंटर्स और इंस्टीट्यूट जो है उनके मैंने सेपरेट से लिखे हुए हैं, तो वो मैं आपको अपने नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगी। अभी जितने लूसेंट में यहाँ दिए हुए हैं वो देख लेते हैं हम लोग। फोर्थ है मिनरल रिसर्च कॉरपोरेशन लिमिटेड, MRCL, इसका हेडक्वार्टर है नागपुर में। नेक्स्ट, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, NMDC, इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। अब कुछ ऐसे ही बेसिक पॉइंट्स। रिचेस्ट इन मेटेलिक मिनरल्स, वो है हमारे कर्नाटक का धारवाड़ रीजन। टॉप 5 मिनरल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है हमारी उड़ीसा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। मिनरल्स के ऊपर MPPSC तो काफ़ी बार सवाल पूछता है कि ये पर्टिकुलर मिनरल कहाँ पाया जाता है, इसलिए हमको ये टॉपिक थोड़ा अच्छे से और डीप में करना है और रट लेना है। ऐसे तो ये इसमें कुछ समझने लायक है नहीं, सिर्फ रटना है। नॉन रिफाइंड पेट्रोलियम फाउंड इन टर्शियरी एज, पेट्रोलियम जो है वो टर्शियरी एज में मिला था, और उसके बाद जो सिस्टमेटिक ऑयल एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन इंडिया में स्टार्ट हुआ वो हमारे ONGC ने स्टार्ट किया। एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन जो इंडिया में है वो ONGC ने स्टार्ट किया और इसको इस्टेब्लिश किया था 1956 में। नेक्स्ट पॉइंट है नेचुरल गैस रिसोर्सेज के बारे में। तो कहाँ मिलते हैं ये? खंबात की खाड़ी जो बोलते हैं वो, कैम्बे बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कावेरी बेसिन और विंध्या बेसिन। रिवर के बेसिन्स जो है वो जनरली नेचुरल मिनरल्स और गैसेस के रिसोर्सेज में अच्छे रिच होते हैं। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस हमारे देश में जो है वो है गुजरात। यहाँ पर ये कुछ पॉइंट्स हमारे ख़त्म होते हैं। इसके बाद कोल के बारे में सेपरेट यहाँ दिया गया है, वो हम लोग देख लेते हैं। 55% ऑफ कंट्रीज एनर्जी नीड जो है वो कोल से ही पूरी होती है। प्रोडक्शन इंक्रीज्ड बाय 12.24% इन अप्रैल से लेके अक्टूबर 2021 एज कंपेयर टू 3.91% इन अप्रैल से अक्टूबर 2020। ये एक डेटा दिया गया है, कभी कभी डेटा भी पूछ लेता है, पिछले बार के NPPC में पूछा गया था। ओवरऑल प्रोडक्शन रॉ कोल की बात यहाँ हो रही है, 2020-21 के ईयर में रहा है 716.08 मिलियन टन्स।
तो यहाँ पर अभी मिनरल्स वाला जो दिया है थ्योरी वो कंप्लीट होती है, उसके बाद जो टेबल है वो मैं नेक्स्ट इसमें यहाँ शो कर देती हूँ। एक बार आप लोग इसकी रीडिंग दे दीजिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। तो पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इसका जो भी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट होता है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का प्लानिंग एंड डेवलपमेंट वो किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के द्वारा। इंडिया जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील है। 142 मिलियन टन हमारे देश की क्रूड स्टील कैपेसिटी है। और फर्स्ट कौन है फिर? चाइना, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील। बिफोर इंडिपेंडेंस का इसमें अलग से सेक्शन दिया है। बिफोर इंडिपेंडेंस क्या स्थिति थी? कुल्टी वेस्ट बंगाल में जो जगह है कुल्टी, 1874 में यहाँ पे जो स्टील इंडस्ट्री उसका चेंज करके बंगाल आयरन एंड स्टील कंपनी किया गया। साकची बिहार में, जो कि अभी झारखंड में आ चुका है, 1907 में यहाँ पर टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड की स्थापना हुई बाय जमशेद जी टाटा द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, हीरापुर वेस्ट बंगाल में 1918 में इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी स्थापित की गई। भद्रावती कर्नाटका में 1923 में, पहले कहलाती थी ये मैसूर आयरन एंड स्टील कंपनी, बाद में इसका नाम दिया गया विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स लिमिटेड। और ये जो है हमारे देश की फर्स्ट PSU कंपनी है। जस्ट इन केस ये चीज़ आ जाए कि पहली PSU कंपनी हमारे देश की कौन सी है, तो वो है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क लिमिटेड। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है बर्नपुर, जो कि वेस्ट बंगाल में है। 1937 में इसमें स्टील कॉरपोरेशन ऑफ बंगाल की स्थापना की गई और इसको बाद में लेटर मर्ज्ड इनटू इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। ये कौन सी है? ये वाली हीरापुर की। और ये जो बर्नपुर है इसका नाम पहले हीरापुर था। तो ये कंपनी मर्ज कर दी गई इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी के साथ। अभी हम लोग देखेंगे एक दो पॉइंट। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसका शॉर्ट फॉर्म टिस्को भी है, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं कई बार। इसको इस्टेब्लिश की थी जमशेद जी टाटा ने। कहाँ पर? एट बैंक ऑफ सुवर्णरेखा रिवर। कहाँ पर? साकची में। साकची सिंगबम, जो कि अभी झारखंड में पड़ता है। देन बिहार, पहले बिहार में था जब ये इस्टेब्लिश की गई।
अब बारी आती है आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी नई वाली आई, तो इसमें इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से दे दिया है। जैसे 5 ईयर प्लान्स थे, तो एक एक प्लान में कौन कौन सी नई नई इंडस्ट्रीज़ आई, वैसे इन्होंने दे के रखा है। तो पहले देखेंगे ड्यूरिंग सेकेंड 5 ईयर प्लान। सेकेंड 5 ईयर प्लान इसकी अवधि थी 1956 से लेकर 61 तक के। तो इसमें कौन सी इंडस्ट्रीज़ आई, सबसे पहले भिलाई स्टील प्लांट। भिलाई स्टील प्लांट इसको स्टेब्लिश किया गया 1955 में भिलाई में, जो कि तब मध्य प्रदेश में आता था। देन मध्य प्रदेश, अभी वो छत्तीसगढ़ में आता है, छत्तीसगढ़ दुर्ग डिस्ट्रिक्ट। और ये किसकी हेल्प से बनाया गया, विद द हेल्प ऑफ सोवियत यूनियन। अभी ये रशिया हो चुका है और इसमें प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। प्रोडक्शन स्टार्टेड इन 1959, इतना आप याद रखिए। सेकंड जो इंडस्ट्री थी वो थी हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, रौरकेला, ओडिशा में। इसको स्टैब्लिश किया गया 1959 में, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ वेस्ट जर्मनी। थर्ड कंपनी जो स्टार्ट हुई वो थी हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल में। ये कब स्टैब्लिश हुई, 1956। ये किसकी हेल्प से हुई, विद द हेल्प ऑफ, अभी MPPSC में लास्ट वाले में ये शायद आया था कि BHEL किसके मदद से स्थापित की गई थी। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए ये ध्यान रखिए कि कौन कौन सी कंट्रीज़ ने हेल्प किया था। तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर ये स्टैब्लिश हुई थी विद द हेल्प ऑफ ब्रिटेन, और प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था, प्रोडक्शन स्टार्टेड 1962 में। ये हो गए सेकेंड 5 ईयर प्लान में 3 कंपनीज ये वाली बनी। अब नेक्स्ट इसमें जाते हैं ड्यूरिंग थर्ड 5 ईयर प्लान। तो सबसे पहले लेंगे बोकारो स्टील प्लांट। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1964 में विद द हेल्प ऑफ रशियन कोलैबोरेशन। देन सोवियत यूनियन, तब नाम था सोवियत यूनियन। इसका प्रिंसिपल था ऑन प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमाइजेशन। कभी कभी ये भी आता है कि कौन से प्रिंसिपल पे बेस था, या फिर ये प्रिंसिपल दे दिया जाएगा और बोलेगा कि ये कौन से प्लांट के लिए यूज़ किया गया था। तो ये ध्यान रखिए, ऑन प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिनिमाइजेशन बाय क्रिएटिंग बोकारो रौरकेला कंबाइन। आपसी साझा इन्होंने कर लिया था, जो कि रिसीव्स, जो बोकारो स्टील प्लांट था वो रिसीव करता था आयरन ओर फ्रॉम राउरकेला प्लांट, राउरकेला रीजन, और वापस में लेता था कोल टू राउरकेला, कोल भेजता था वहाँ पर। उसके बाद आता है ड्यूरिंग फोर्थ 5 ईयर प्लान कौन सी इंडस्ट्री बनी। पहली ये है इसमें सलेम स्टील प्लांट, ये आता है तमिलनाडु में। सलेम जो है जगह का नाम है। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1982 में। सेकंड है इसमें विशाखापट्टनम स्टील प्लांट, जिसको वाइजैग स्टील प्लांट भी कहते हैं। आंध्र प्रदेश में है ये फर्स्ट, इंडिया का फर्स्ट पोर्ट बेस्ड प्लांट है, क्योंकि विशाखापट्टनम वाइजैग में पोर्ट भी है, समुद्र के किनारे ये है तो। और इसका जो ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, स्टार्टेड ऑपरेटिंग इन 1992। यहाँ तक क्लियर है। अभी थर्ड इंडस्ट्री में जाते हैं, विजयनगर स्टील प्लांट। ये कहाँ पे, होजेपेट, बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, यहाँ पे स्टार्ट हुआ था। और
इट इज़ डेवलप्ड यूजिंग इंडिजिनस टेक्नोलॉजी। फोर्थ इसमें आता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इंडिया लिमिटेड, जिसको हम सेल भी कहते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। और ये ड्यूरिंग 1956-61 में फॉरेन कोलैबोरेशन से बना था। फॉरेन कोलैबोरेशन से बना था। हुआ ये था कि 3 कंपनियों को मर्ज करके सेल बनाई गई थी, जिसमें से पहली है राउरकेला ओडिशा वाली, दूसरी भिलाई छत्तीसगढ़ वाली, और तीसरी है दुर्गापुर वेस्ट बंगाल वाली। ये तीनों का संभालने के लिए सेल का निर्माण किया गया था। दीज वर, इसको पब्लिक सेक्टर प्लांट्स बना दिए गए थे। पब्लिक सेक्टर प्लांट्स अंडर हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के अंदर ये तीनों को पब्लिक सेक्टर प्लांट्स बना दिए गए थे। और उसके बाद जनवरी 24, 1973 को सेल को इस्टेब्लिश किया गया था टू मैनेज दीज प्लांट्स। मैनेज दीज प्लांट्स। और इसके लिए कितनी कैपिटल यूज़ की गई थी? 2000 करोड़ रुपीस की कैपिटल यूज़ की गई थी। तो यहाँ पर हमारी आयरन एंड स्टील प्लांट्स के बारे में जितना भी था वो कवर हो जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो नेक्स्ट सेकंड नंबर पे है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री। तो पहली जो थी फर्स्ट एल्यूमिनियम इंडस्ट्री वो 1937 में जेके नगर के पास आसनसोल वेस्ट बंगाल यहाँ पर बनाई गई थी। सेकेंड जो थी वो थी 1938 में बनाई गई मूरी बिहार के पास। मूरी बिहार, अभी ये झारखंड में आ जाता है। उसके बाद 1938 में ही बनाई गई थी अलवे में, जो केरला में पड़ता है, बेल्लूर में, जो कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, और हीराकुंड में, जो ओडिशा में पड़ता है। थर्ड बनाई गई थी रेणुकूट यूपी में। और फोर्थ वो थी मद्रास एल्यूमिनियम कंपनी, मेट्टूर, तमिलनाडु में। अभी हिंडाल्को जो है एल्यूमिनियम की कंपनी, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, वो देख लेते हैं। हिंडाल्को, इसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन। रेणुकूट, जो कि यूपी में है, वहाँ इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। 4 साल बाद, आफ्टर 4 years, जेडी बिरला सेट अप इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड एल्यूमिनियम फैसिलिटी एट रेणुकूट। 4 साल बाद जेडी बिरला ने इंटीग्रेटेड एल्यूमिनियम फैसिलिटी रेणुकूट में ही चालू की थी। और दिस वॉज बैक्ड बाय थर्मल पावर प्लांट एट रेणुसागर 1967। उसके बाद एक और कंपनी आ जाती है, नेशनल एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन, सॉरी कंपनी। इसको स्टैब्लिश किया गया था 7 जनवरी 1981 को फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिना। इसका ऑफिस है भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर ओडिशा में। नेक्स्ट कंपनी है इसमें जवाहरलाल नेहरू एल्यूमिनियम रिसर्च डेवलपमेंट एंड डिज़ाइनिंग सेंटर। जिसका शॉर्ट फॉर्म है
JNARDDC। इसको नागपुर में स्टार्ट किया गया था 1989 में, और ये जॉइंट वेंचर था, यानी किसके साथ मिलके बनाया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड UNDP। ये इम्पोर्टेंट है, UNDP ने इसमें मदद की थी। तो यहाँ पर जो है वो एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज़ का हमारा टॉपिक हो जाता है। एक इसमें टेबल फॉर्म में दिया गया है, वो मैं यहाँ पर स्टिक कर देती हूँ। एक बार उसकी रीडिंग दे दीजिए आप लोग, जिसमें बाल्को, नाल्को, हिंडाल्को इन सब के बारे में डिटेल्स में दिया गया है, और इसमें कौन कौन सी कंट्री ने कोऑपरेट किया था ये भी दिया गया है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जनरली एग्ज़ाम में आता है। और मुझे लगता है आज के लेक्चर में हम लोगों को इतना ही करना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और इसमें 2-3 इंडस्ट्रीज़ और रह जाती है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो चलिए आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे मोटिवेटेड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। राम राम।